this is CA Tezel Kataria, and today we are going to start with a revision series for CA Foundation students. So with lots of energy and without wasting a time, let me start with Companies Act 2013. ये जो वीडियो है ये सब लोगों के लिए है जो भी जून एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं और मे बी नवंबर 2022 के लिए भी अपीयर होने वाले हैं, वो भी अगर चाहे तो एक बार रिवाइज कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ कंपनीज एक्ट 2013। जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बाइफरकेट किया है इस पूरे सीए फाउंडेशन करिकुलम के लिए। तो बेसिक चीज़ें हैं आपको सिर्फ कंपनीज एक्ट से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो आपको कंपनीज एक्ट के फीचर्स देखने हैं, उसके बाद आपको एक कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट आता है, फिर इनकॉर्पोरेशन के लिए एक बहुत ही अच्छे से चार्ट मैंने आप लोग के लिए ऑलरेडी बनाया हुआ है। उसके बाद शेयर कैपिटल, शेयर्स, टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ शेयर्स, MOA एंड AOA जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सीए फाउंडेशन का। इस पे आप क्वेश्चन तो मतलब आप एक्सपेक्ट ही करके चलो तो एक क्वेश्चन आना ही है। तो ये जो चीज़ें हमें पता है कि जो एग्जामिनेशन में आने ही वाली है, ऐसा मतलब पता ही होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिस पे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता ही है, तो वो सारे क्वेश्चंस को आपने छोड़ना नहीं है, कॉन्सेप्ट्स को छोड़ना नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विथ कंपनीज एक्ट 2013। सबसे पहले तो कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल किस किस के लिए है। ये पॉसिबल है कि गलती से, चलो मान लो एग्जाम में पॉसिबल है कि क्वेश्चन पूछ ले, अगर बहुत ही डिफिकल्ट किसी को क्वेश्चन पेपर सेट करना है, क्योंकि यूजुअली स्टूडेंट कैसे फीचर्स, केस लॉज, MOA, AOA ये सारी चीज़ों पे फोकस करते हैं, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स। बट अगर कोई ऐसा है कि जिसको जानबूझ के आपकी बजानी है तो वो शायद आपको ऐसा क्वेश्चन डाल दे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 और कौन कौन से टाइप ऑफ कंपनीज के लिए वो एप्लीकेबल है। तो यू मस्ट नो द कंपनीज कौन कौन सी है। उन्होंने कुछ लिस्ट दी हुई है। सबसे पहला है जो कंपनीज अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ यानी कि कंपनीज एक्ट 1956। माय स्पीड विल बी अ बिट फास्टर क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। वी नीड टू कवर दिस एंटायर syllabus और entire companies act within 1 or 1.5 hours max। सो लेट्स सी कितने टाइम में हम कंप्लीट कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट यानी कि 2013 एंड जो कंपनीज एक्ट 1956 है उसके अंडर कवर हुए हैं कंपनीज। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज अंडर जो भी इंश्योरेंस कंपनीज का इंश्योरेंस एक्ट है 1938 एंड IRDA एक्ट 1999। उसके बाद बैंकिंग कंपनीज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के 1949 के अंडर जो कंपनीज आती है। देन द कंपनीज एंगेज्ड इन जनरेशन और द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में दी हुई है। उसके बाद एनी अदर कंपनी गवर्नड बाय द स्पेशल एक्ट फॉर द टाइमिंग इन फोर्स और सच बॉडी कॉर्पोरेट विच मे बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर द टाइमिंग इन फोर्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय द नोटिफिकेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर नोटिफिकेशन से कुछ कंपनीज को अगर बोला होगा तो वो कंपनीज, तो ये कुछ टाइप्स ऑफ कंपनीज है जो जिन पे कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा। कंपनीज एक्ट 2013 एक चीज बहुत ध्यान से समझ लेना, अगर ऐसा है कि कंपनीज एक्ट 2013 जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी को एप्लीकेबल है बट इंश्योरेंस कंपनी के लिए इंश्योरेंस एक्ट IRDA एक्ट भी एप्लीकेबल है, तो फर्स्टली वी विल फोकस ऑन द प्रोविजंस जो इंश्योरेंस एक्ट एंड IRDA एक्ट में दिए हुए प्रोविजंस है। एंड अगर उस एक्ट में अगर कुछ चीजें नहीं लिखी है बट कंपनीज एक्ट में लिखी हुई होगी तो कंपनीज एक्ट विल प्रिवेल ओवर IRDA। आई मीन नॉट प्रिवेल, एक्चुअली वहाँ पे है नहीं, इसलिए हम लोग कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर ऐसा है कि इंश्योरेंस एक्ट कुछ और बोलता है चीजें एंड कंपनीज एक्ट कुछ और, तो इंश्योरेंस एक्ट विल प्रिवेल ओवर कंपनीज एक्ट। प्रिवेल मतलब ओवरराइड करना। चलो द नेक्स्ट इज कंपनी के फीचर्स है। कंपनी के जो फीचर्स है 1 by 1 हम लोग देखने वाले हैं और उसी फीचर्स से डेफिनेशंस बने हुए हैं। तो लेट्स गो अहेड विदाउट वेस्टिंग टाइम विद द फर्स्ट फीचर जो है सेपरेट लीगल एंटिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है पूरे कंपनीज एक्ट का। सेपरेट लीगल एंटिटी इज नथिंग बट द कंपनी इज डिफरेंट दैन इट्स मेंबर्स। तो यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन में इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस है। आपको एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस बना के देंगे जिसमें उसमें लिखा जाएगा कि ये XYZ कंपनी है और जैसे ये मकौरा का केस लॉ हुआ था
मकौरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सिमिलर काइंड ऑफ केस लॉ आपको आ जाएगा जहाँ पे वो ऐसा लिख के दे, मतलब वो कुछ ऐसा सिचुएशंस क्रिएट करेंगे जिसमें आपको ये समझना होगा कि मेंबर्स आर डिफरेंट दैन दी कंपनी। अब ये जो सेशन होगा, ये पूरा जो नोट्स जो कंपनीज एक्ट का जो हमारा मॉड्यूल है, मतलब जो आपका सीए फाउंडेशन का मॉड्यूल है, जो कंपनीज एक्ट के बारे में पूरा जो चैप्टर है सिर्फ उस पे बेस्ड होगा। जो नेक्स्ट सेशन में आप लोग के लिए लेके आऊंगी उसमें प्रॉपर सारे के सारे क्वेश्चंस की आपका रिवीजन करवाऊंगी कि किस तरीके से कंपनीज एक्ट पे क्वेश्चंस आते हैं एंड हाउ डू यू नीड टू राइट इन दी एग्जामिनेशन, जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स। तो वो क्वेश्चन एंड आंसर पैटर्न में होगा। ये जो सेशन होगा ये सिर्फ हमारा कॉन्सेप्चुअल होगा। ओके, सो फर्स्ट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। तो बहुत सारे डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है जो कंपनीज जहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है जहाँ पे ये कंपनीज के जो फीचर्स है, कंपनीज एक्ट के फीचर्स है वो एप्लीकेबल है। लेट मी जस्ट, आप लोग की नजर लग रहा है। ओके चलो, हाँ यस इट्स वर्किंग नाउ। ओके, सो सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो सबसे पहले समझो सेपरेट लीगल एंटिटी में यहाँ पे कुछ वर्ड्स है जो एग्जाम में अगर आप लिखते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हेन अ कंपनी इज रजिस्टर्ड इट इज क्लॉथ्ड विथ अ लीगल पर्सनैलिटी इट कम्स, ये ठीक है, ये वाला जो लाइन है ये आप लिख पाओ तो देखो एग्जामिनेशन में जो आंसर्स लिखने हैं, ऐसा मतलब इसके कीवर्ड्स आने इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपको लीगल लैंग्वेज लिखना पॉसिबल होता है obviously your paper will be different than the others and you will score more. That's why I'm saying कि अगर ये क्वेश्चन में जैसे कुछ कुछ लाइंस होते हैं जो आपको अगर आप लिखते हो तो इंप्रेशन अच्छा जाएगा। तो सबसे पहले तो ये लाइन था, when a company is registered it is clothed with the legal personality is nothing but company is different than its members। जहाँ पे यहाँ पे उन्होंने क्या क्या लिखा है देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो सेपरेशन वाला पॉइंट लिखा है। उसके बाद जो कंपनी जैसे मेंबर्स जैसे एसेट एक्वायर कर सकते हैं, किसी और के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं, वैसे ही सारे राइट्स किसे दिए जाएंगे, कंपनीज को दिए जाएंगे। ये उन्होंने कहा था इस पर्टिकुलर लाइन में कि उनके नाम पे प्रॉपर्टी हो सकती है, कंपनी के नाम पे अपनी प्रॉपर्टी होगी, उनकी लाइबिलिटीज भी होंगी, कंपनी का अपना कंपनी क्रेडिटर्स के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती, क्रेडिटर्स कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते, ये सारी चीजें हो सकती है। एंड ये इंपॉर्टेंट है, अ मेंबर डज नॉट इवन हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। मतलब समझो ये केस लॉ हुआ था मकौरा का। यहाँ पे क्या हुआ था, मकौरा वाज द पर्सन, नेचुरल पर्सन जिसने कंपनी के ऑलमोस्ट सारे शेयर्स हेल्ड किए थे, ऑलमोस्ट 99.99% सपोज अज्यूम कर लो आप ऐसा कि 99% शेयर्स तो उसी के पास थे एंड बचे कुछ जो थे वो एक्सेप्ट वन, मतलब कंपनी फॉर्म करने के लिए मिनिमम दो मेंबर लगते हैं, तो सारे ऑलमोस्ट मकौरा के पास थे। तो उसने क्या किया, उसने जो कंपनी जो काम कर रही है उसमें वो कंपनी का शेयर होल्डर भी है, क्रेडिटर भी है, दोनों है। एंड एट द सेम टाइम उसने क्या किया, उसने इंश्योरेंस लिया था किस पे, टिम्बर पे, टिम्बर। बट जो इंश्योरेंस लिया था, टिम्बर वॉज द एसेट्स ऑफ द कंपनी, बट इंस्टेड ऑफ कंपनीज नेम, मतलब कंपनीज नेम पे इंश्योरेंस लेने के बजाय उसने खुद के नाम से इंश्योरेंस लिया एंड दैट वेयर ही लॉस्ट द राइट। मतलब क्योंकि देखो कंपनी इज डिफरेंट दैन दी मेंबर्स। सो नाउ अगर आपको उस प्रॉपर्टी को इंश्योरेंस, मतलब इंश्योरेबल इंटरेस्ट अगर आपका नहीं होना चाहिए बीइंग अ मेंबर, कंपनी के नाम पे वो इंश्योरेंस होना चाहिए था इंस्टेड ऑफ हिज ओन नेम। दैट्स व्हाई जो टिम्बर थे वो लॉस्ट बाय फायर होने के बावजूद भी कंपनी इंश्योरेंस कंपनी ने उसे क्लेम नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि वो दोनों सेम नहीं है, दीज टू आर डिफरेंट डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटीज। सो अगर कंपनी के नाम पे अगर इंश्योरेंस होता था तो वो क्लेम कर सकता था, अदरवाइज नहीं। देन सेकंड इज क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी है वो कंपनी की है, ना कि मकौरा की। द सेकंड वाज परपेचुअल सक्सेशन। पहला हमने देखा सेपरेट लीगल एंटिटी, द सेकंड इज परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन को समझो यानी कि क्या, कि जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, जैसे LIC बोलता है वैसे ही यहाँ पे मेंबर्स कितने भी आए जाए, कंपनी विल बी
लाइक अ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो आप अकाउंट्स में सीखते हो वैसे होगी कि कंटिन्यूस बेसिस पे चलता रहेगा, कितने भी मेंबर्स की डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, इंसैनिटी हो जाए, फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कंपनी विल बी लाइक अ गोइंग कंसर्न, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी में तीन आपको पार्ट्स किए हुए हैं कि फर्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। यही आप आगे जाके देखोगे जब टाइप्स ऑफ कंपनीज में सीखोगे, उस टाइम पे आपको यही लायबिलिटी वाला क्लॉज समझना है कि लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड बाय शेयर्स। सबसे पहले तो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी और लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब क्या, ऐसी कंपनी जिसमें मेंबर्स की जो लायबिलिटी है दैट विल बी लिमिटेड ओनली अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर्स, ओके। अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर्स, अनपेड वैल्यू ऑफ देयर शेयर्स जितनी भी होगी उतने ही लायबिलिटी उनकी होगी, उतने ही लिमिट तक। देन नेक्स्ट इज लिमिटेड बाय गारंटी, यानी कि क्या, ऐसी लायबिलिटी की जहाँ पे कंपनी अगर वाइंडिंग अप में जाती है तो उस टाइम पे वो मेंबर्स से जितना भी उन्होंने गारंटी किया होगा उतना अमाउंट क्लेम कर सकता है। बट रिमेंबर ये जो लिमिटेड बाय गारंटी जो होता है, यानी कि जो गारंटी दिया हुआ जो अमाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ आप वाइंडिंग अप के केस में ही आप कॉल ऑफ कर सकते हो, अदरवाइज आप कॉल नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखना। द रीजन इज ये बताने का क्योंकि आपको कोई इस पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस डाल सकते हैं कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है और ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, मतलब जब स्पैन चल रहा था, कंपनी चल रही थी, उस टाइम पे लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए क्या लिमिटेड बाय गारंटी का अमाउंट मतलब कंपनी कॉल कर सकती है क्या? द आंसर विल बी नो। द नेक्स्ट इज ओनली एंड ओनली जब लिक्विडेशन हो जाएगा, वाइंडिंग अप हो जाएगा कंपनी का, तभी वो अमाउंट कॉल कर सकते हैं। एंड लास्ट इज अनलिमिटेड, बेसलेस कॉन्सेप्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ऐसी कोई कंपनी, मतलब आज के जमाने में तो कोई कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी एज अनलिमिटेड लायबिलिटी एस्टेब्लिश तो नहीं हो सकती। सो लिमिटेड लायबिलिटी हो गया। देन फोर्थ फीचर इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, हमारे जैसे नेचुरल पर्सन नहीं है, इट्स आर्टिफिशियल पर्सन, सो इट इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड दैट्स व्हाई इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन। यहाँ पे सेपरेट लीगल ये जो है ये सेपरेट लीगल एंटिटी होने की वजह से company and members are different, that's why they can have their own property, banking account, loans, liabilities, can file a case, can sue the other person, etc etc। ये सारी चीजें कंपनी कर सकती है, लेकिन जो चार चीजें हैं जो कंपनी नहीं कर सकती है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन सी चीजें जो आर्टिफिशियल पर्सन नहीं कर सकता है, तो कौन कौन सी है? एक तो सेंड टू अ जेल, टेक एन ओथ, मैरी और प्रैक्टिस एज अ लर्न प्रोफेशनल। ये चार चीजें हैं जो कंपनी नहीं कर सकती बीइंग अ आर्टिफिशियल पर्सन। उसके अलावा द आर्टिफिशियल पर्सन है एंड द नेक्स्ट विल बी, जो आपका नेक्स्ट फिफ्थ है वो है कॉमन सील। कॉमन सील काइंड ऑफ कंपनी का ऑथेंटिकेशन दिया जाता है जब भी कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, एसेट बाय कर रही है, सेल कर रही है, जो भी ऑथेंटिकेट करने के लिए जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसे एक थप्पा लगाया जाता है। इट्स नॉट काइंड ऑफ अ स्टैम्प एक्चुअली, इट्स काइंड ऑफ अ एम्बॉसिंग जैसा रहता है, वो स्टैम्प नहीं रहता है इन रियलिटी। वो मतलब हमारे माइंड में वो पर्पल कलर का ऐसा वो स्टैम्प आता है, वैसा नहीं होता है वो, बट येस इट्स काइंड ऑफ ऑथेंटिकेशन करने के लिए, जो एवरी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए जो सील होता है वो होता है कॉमन सील, क्योंकि वो नेचुरल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है। सो यस, नेक्स्ट विल बी कॉर्पोरेट वेल, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इस पे यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन इन द एग्जाम। इस जो भी अगले जो 2-3 पेजेस है उसमें से एक कोई ना कोई एक क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो सबसे पहले कॉर्पोरेट वेल यानी कि क्या, कि वी शुड लुक बियॉन्ड द कर्टन, यानी कि वी शुड लुक बियॉन्ड, पीछे जो है बियॉन्ड आर आईसाइट, यानी कि क्या, कि जो सी द अनसीन जैसे बोलते हैं, मतलब क्या कि जो आपकी कंपनी है, कंपनी तो कंपनी के नाम पे तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, बट एक्चुअल में वो कंपनी ने किया है, कंपनी के पीछे जो लोग हैं जो कर रहे हैं, करता धरता जो कर रहे हैं, डायरेक्टर्स हो सकते हैं, मैनेजर्स हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोई भी हो सकता है, तो वो लोग अगर कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना, इसके लिए आप क्या करते हो, आप पर्दे के पीछे जाके देखते हो कि एग्जैक्टली हुआ क्या है और किसने किया है। तो इस चीज को लेके कॉर्पोरेट वेल रेफर्स टू अ लीगल कॉन्सेप्ट whereby the company is identified separately from its members and the concept that the member of the company are shielded from the liability connected to the company's action
If the company incurs any debt and contravenes any law, the corporate veil concept implies that the members should not be liable for those errors. In other words, they should enjoy the corporate insulation. मतलब क्या कि कंपनी की लायबिलिटी एंड मेंबर्स की लायबिलिटी अलग अलग है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी की गलती के लिए आपने मेंबर्स को लायबल कर दिया, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट लाया है। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले लाया क्यों, किसकी वजह से आया है? सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, बहुत फेमस केस लॉ। सबसे पहला जो केस लॉ हम लोगों ने सीखा था इन कंपनीज एक्ट इज दिस was this and ये जो सैलोमन का केस लॉ है उसमें हुआ क्या था कि सैलोमन इसने अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ही एक कंपनी एस्टैब्लिश करी थी, हिज वाइफ, डॉटर एंड उसके सन्स, उन सबका मिला के वो फैमिली घर घर में ही उन्होंने एक कंपनी एस्टैब्लिश कर ली। ही वॉज द शेयर होल्डर ऑल्सो, ही वॉज द मेंबर ऑल्सो एंड आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन डिटेल लेक्चर्स की शेयर होल्डर्स एंड मेंबर्स के बीच का डिफरेंस। नाउ आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग, अभी सिर्फ रिवाइज करेंगे। तो शेयर होल्डर्स मेंबर्स होते मतलब वो मेंबर भी है एंड दैट पर्सन is creditor of the company as well। उसने क्या किया था, अपने नाम से अनसिक्योर्ड, देखो यहाँ पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी थे एंड यहाँ पे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी थे, जहाँ पे सैलोमन ने सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू करे थे खुद ही के लिए। ठीक है, मतलब क्या, डिबेंचर्स इज नथिंग बट काइंड ऑफ गिविंग अ लोन टू द कंपनी। तो कंपनी को सैलोमन ने ही मतलब कंपनी ने डिबेंचर्स दिए जिसके बदले में कंपनी को पैसे दिए थे सैलोमन ने एंड दोज डिबेंचर्स वे सिक्योर्ड डिबेंचर्स। ठीक है, तो नाउ जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है तो अब बाहर वाले क्रेडिटर्स का ये बोलना था कि कंपनी के अगेंस्ट मतलब सैलोमन की ही कंपनी है तो उसे प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी इन द रीपेमेंट। बट ये जो केस हुआ था इसमें कोर्ट ने बोला है कि कंपनी इज डिफरेंट देन इट्स मेंबर्स एंड दैट्स व्हाई जो भी पहले सिक्योर्ड जो भी लाइबिलिटीज होंगी पहले वो पे ऑफ करी जाएगी एंड उसके बाद अनसिक्योर्ड लाइबिलिटीज। देन दैट्स व्हाई जो सैलोमन है, इवन दो ही वाज द मेंबर ऑफ द कंपनी, बट उससे पहले बिकॉज ही वाज इन द कैपेसिटी ऑफ अ क्रेडिटर और अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड डिबेंचर्स, दैट्स व्हाई उसकी लाइबिलिटी पहले पे ऑफ कर दी गई थी। ठीक है, द नेक्स्ट इज नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अब आप ये इसकी वजह से, ये जो सैलोमन का केस था इसकी वजह से कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट आया। तो हम कॉर्पोरेट वेल मतलब हम पर्दे के पीछे जाके कौन कौन से सिचुएशंस में देखेंगे कि एग्जैक्टली कंपनी कुछ चीजें कर रही है, उसके पीछे जो लोग हैं वो कुछ कर रहे हैं। तो सबसे पहले लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल के 5 केसेस है, इन 5 में से कोई भी एक इस पे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, पॉसिबल है। और इसमें जो केस लॉज के नाम लिखे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद करते हो तो बहुत अच्छी बात होगी, आपका स्कोर अच्छा हो सकता है। तो सबसे पहला है टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ अ कंपनी एंड टू फाइंड आउट वेदर द को एनिमी और अ फ्रेंड। मतलब क्या कि कंपनी जो है, आप जिस कंपनी के साथ आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो कंपनी आपके लिए मतलब आपकी एनिमी तो नहीं है। अगर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट याद होगा तो उसमें हमने एलियन फ्रेंड एंड एलियन एनिमी का कॉन्सेप्ट देखा था। तो जिस भी कंपनी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो आपकी एलियन एनिमी नहीं होनी चाहिए व्हाइल डूइंग एट द टाइम ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट। और इसीलिए ये केस लॉ आया था डाइमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी का, जिसमें उन्होंने ये जो एलियन फ्रेंड एंड एलियन एनिमी का जो कॉन्सेप्ट है वो उसके बेस्ड ये केस लॉ पर्टिकुलर था। ओके, मैंने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया था कि कैसे ये केस लॉ मतलब ये केस लॉ में क्या क्या चीज़ें हुई है, बट इन योर रेगुलर लेक्चर्स अभी वी आर जस्ट मूविंग अहेड विद द सेकेंड। सो सबसे पहला क्या था, एलियन फ्रेंड है या नहीं है, कैरेक्टर देखना है कंपनी का। दूसरा, टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू और द टैक्स ऑफ द मतलब टू स्पेसिफिकली गवर्नमेंट अपना तो सोचेगा यार हमारा रेवेन्यू या जो हम जो टैक्स जो कंपनी ने पे करना चाहिए हमें वो पे कर रहा है या नहीं कर रहा है वो देखा जाएगा। इसके लिए बहुत फेमस केस लॉ था दिनशॉ माणिक्य पेट्रिक का, जहाँ पे एक जेन्युइन कंपनी मतलब बहुत सारा ह्यूज इनकम अर्न कर रही थी बाय वे ऑफ द डिविडेंड एंड इनकम। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट के वे से बहुत सारा पैसा इनकम अर्न कर रही थी कंपनी एंड इसीलिए कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने उस पर कंपनी को ऑब्वियसली बात है अगर वो इतना सारा डिविडेंड एंड इंटरेस्ट अर्न कर रही है तो उसे
टैक्स भरना पड़ेगा उस अमाउंट पे, एंड दैट्स वाई यहाँ पे उन्होंने फेक कंपनीज को फॉर्म करके उस कंपनी में पूरा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड लिया एंड बाद में उसको एज अ लोन दिखा दिया इस पर्टिकुलर कंपनी में. दैट्स वाई ये एक झूठी कंपनी, शाम यानी कि झूठी कंपनी थी, इसीलिए कॉर्पोरेट वेल्थ को लिफ्ट करना पड़ा टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू एंड टैक्स. The second is to avoid the legal obligation. To avoid the legal obligation बहुत ही वर्कमैन्स जो एम्प्लॉइज थे, वर्कमैन ऑफ एसोसिएशन रबर इंडस्ट्री वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड, कंपनी वर्सेस उस कंपनी के जो वर्कर्स थे उन लोगों के बीच में एक केस लॉ हुआ था. अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 11 ऑफ बोनस एक्ट 1965, एक्चुअल में कंपनी का जो भी अवेलेबल सरप्लस होता है वो कैसे कैलकुलेशन, रेगुलर लेक्चर कि एक अवेलेबल सरप्लस होता है, जैसे प्रॉफिट हमारा होता है उस पर कुछ प्लस माइनस करके एक अवेलेबल सरप्लस निकाला जाता है. उस अवेलेबल सरप्लस पे कंपनी को 20% आपको या 8.33% बोनस देना होता है. तो कंपनी वो बोनस नहीं देना चाहती थी एंड इसीलिए कंपनी ने क्या किया, एक फेक कंपनी फॉर्म कर ली और जो भी इनकम आ रहा था उसको बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड जो भी आ रहा था, इन्वेस्टमेंट पे जो भी इनकम आ रहा था वो सारा का सारा, देखो रिसीविंग डिविडेंड जो भी आ रहा था उन्होंने सारा का सारा उस फेक कंपनी में ट्रांसफर कर दिया ताकि उनके अवेलेबल सरप्लस में वो अमाउंट ना आए और उनको उस पर वर्कमेंस को जो है वो बोनस ना देना पड़े. तो ये थर्ड जो केस हुआ था. फोर्थ वाज फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज अ एजेंट, यानी कि क्या, बहुत सारे फेक सब्सिडरी कंपनीज को फॉर्म किया जाता है. ये केस लॉ हुआ था मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कंपनी, यानी कि क्या, यहाँ पे जो लाइसेंस है वो लेने वाली थी कंपनी, वो लाइसेंस लेने के बाद वो लाइसेंस एज अ ट्रांसपोर्ट कंपनी उस कंपनी को नहीं मिल रहा था, मेन कंपनी को. दैट्स वाई उन्होंने एक सब्सिडरी कंपनी फॉर्म करी और उस सब्सिडरी कंपनी के नाम पे वो लाइसेंस लेके बिजनेस करना चाहते थे. तो ऑब्वियसली बात है कंपनी के बियॉन्ड जाके देखेंगे, मतलब एग्जैक्टली जो सब्सिडरी कंपनी है उसको वो सच में कुछ काम करना चाहती है, उसके पीछे कोई और है जो वो चीज़ करना चाहता है. तो इसीलिए ये केस लॉ हुआ था और लाइसेंस रिजेक्ट कर दिया गया था उस पर्टिकुलर केस में. ठीक है. एंड लास्ट इज कि अगर आप ऐसा कोई भी काम करते हो जो दूसरे लॉ के प्रोविजन को डिफीट करता है या फ्रॉड आप कर रहे हो तो यहाँ पे देख कॉर्पोरेट वेल्थ को लिफ्ट किया जाएगा. गिलफोर्ड मोटर्स कंपनी वर्सेस हॉर्ने, इसके लिए मैंने आपको ये मैंने ढूंढने लगाया था अगर आप लोग को याद होगा तो, एंड इसमें सॉलिसिट कर रहे थे वो क्लाइंट्स को, तो आई होप आप लोगों को याद होगा. तो ये हो गया आपका बेसिक कॉर्पोरेट वेल्थ का कॉन्सेप्ट एंड वो कौन कौन से सिचुएशंस में कौन कौन से सिचुएशन में आप लिफ्ट करोगे. आप एक्सपेक्ट करके चलो एक क्वेश्चन उस पे. द नेक्स्ट इज क्लासेस ऑफ कंपनीज, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बेसिस पे कंपनीज के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज यहाँ पे आपको मिलेंगे. इसके लिए एक मास्टर चार्ट है जो मैंने आप लोग के लिए बनाया है, जिसमें हम बहुत क्विकली इसको रिवाइज करेंगे. टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेस ऑफ लायबिलिटी, उसमें आता है लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड. लिमिटेड बाय शेयर्स में ओनली अप टू द एक्सटेंड जितना भी आपका अनपेड वैल्यू है उतना. द सेकंड इज लिमिटेड बाय गारंटी में वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन के टाइम पे आप इतना कंट्रीब्यूट करोगे, आपने ऐसा गारंटी दिया होगा, आप उतना ही अमाउंट कॉल कर सकते हो. बीइंग अ कंपनी आप उतना ही अमाउंट मेंबर से कॉल कर सकते हो एंड अनलिमिटेड कितनी भी. ये एक केस लॉ था, ये एक पर्टिकुलर था. अगर आप याद होगा तो मैंने आपसे कहा था अगर पॉसिबल है तो सेक्शन क्लॉज 22 ये भी याद रख सकते हो आप. सेक्शन 2 क्लॉज 21 एंड द सेक्शन 2 क्लॉज 92. ठीक है. अनलिमिटेड कंपनी के बारे में अगर पढ़ना है तो ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो बॉक्स में लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हो, एक बार चाहिए तो रीड कर लो आप. ठीक है. आई होप आप लोगों ने रीड कर लिया होगा. चलो नेक्स्ट,
नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स में 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। 1 पर्सन कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या पॉइंट्स थे, क्योंकि ये नया आया हुआ, नया कंपनीज 2013 एक्ट ने नया लाया हुआ कॉन्सेप्ट है, जिसमें इन्होंने एनकरेज करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप को, कॉर्पोरेटाइजेशन को एनकरेज करने के लिए एक कॉन्सेप्ट लाया था 1 पर्सन कंपनी। तो 1 पर्सन कंपनी में क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स विल बी 1, एक ही बंदा है लेकिन वो एज अ मेंबर बनता है और कंपनी फॉर्म करता है। तो ये जो कंपनी होगी, सबसे पहले तो ये प्राइवेट कंपनी होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब लिखा हुआ है, बट वो एज में भी प्रिस्क्राइब्ड अभी तक रूल्स में है नहीं। तो जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक तो पहला पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, दूसरा इसमें मेंबर जो होंगे वो सिर्फ एक ही मेंबर माना जाएगा। तीसरी बात, जो ये जब कंपनी फॉर्म होगी तब उस टाइम पे उसे एक नॉमिनी अपॉइंट करना होगा। इन केस ऑफ हिज डेथ नॉमिनी उसके प्लेस पे आ सकता है। वो नॉमिनी जो है उसका कॉन्सेंट आपको चाहिए कंपलसरी। अलॉन्ग विद दैट, अगर ऐसा है कि वो नॉमिनी जो है, अगर वो अपना एज अ नॉमिनेशन, मतलब वो अपना नॉमिनेशन हटाना चाहता है तो उसे वो नॉमिनेशन हटा सकता है। अलॉन्ग विद दैट, अगर जो मेंबर है कंपनी का वो नहीं चाहता कि ये पर्सन नॉमिनी रहे, तो वो भी अपना नोटिस दे सकता है एंड उसे निकाल सकता है। जो भी ये ओपीसी है, the memorandum of OPC shall indicate the name of the person who shall in the event of subscriber's death, insanity, insolvency, सारे सिचुएशन में उसकी जगह पे वो नॉमिनी आने वाला है। अब जो भी मेंबर होगा, ठीक है, जो पर्टिकुलर मेंबर होगा, जो मेंबर ऑफ द कंपनी जिससे कंपनी फॉर्म करी है, वो कंपलसरी नेचुरल पर्सन होना चाहिए। नेचुरल, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं चलेगा। तो आपको एग्जाम में केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। XYZ लिमिटेड है, वो कंपनी फॉर्म करना चाहती है, 1 पर्सन कंपनी, बीइंग अ 1 मेंबर, क्या वो एज अ मेंबर बन सकता है? नहीं। यहाँ पे नेचुरल पर्सन होना जरूरी है। आर्टिफिशियल पर्सन 1 पर्सन कंपनी फॉर्म नहीं कर सकते। दूसरी चीज, वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। तीसरा, वो रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। रेसिडेंट इन इंडिया मतलब इंडिया में 120 डेज के लिए प्रिसीडिंग ईयर, यहाँ पे ध्यान रखना, इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। वो ऐसा लिख के देंगे कि प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में नहीं था, XYZ पर्सन है सपोज मान लो, और वो पर्सन प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में नहीं था और वो इस साल 120 डेज के लिए इंडिया में है, क्या वो 1 पर्सन कंपनी फॉर्म कर सकता है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि हमें प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर देखना है, ना कि ये वाला फाइनेंशियल ईयर। ओके, मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर नहीं देखना होता है, प्रिसीडिंग देखना है। तो प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 120 डेज के लिए नेचुरल पर्सन जो इंडिया का सिटीजन है, अगर वो चाहे तो 1 पर्सन कंपनी फॉर्म कर सकता है अलॉन्ग विद द नॉमिनी, मतलब नॉमिनी अपॉइंट करके, ठीक है। उसके अलावा जो 1 पर्सन कंपनी होती है वो कभी भी सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती एंड इट विल ऑलवेज बी अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। यहाँ पे नो माइनर शैल बी, यहाँ पे 1 पर्सन कंपनी में माइनर आप नहीं ले सकते। माइनर किसी भी तरीके से, नॉमिनी, बेनिफिशियल इंटरेस्ट, किसी भी वे से आप माइनर को इन्वॉल्व मत करिए। इसके अलावा वो ना वो कन्वर्ट नहीं हो सकती सेक्शन 8 कंपनी में। इसके साथ साथ वो निधि कंपनी भी फॉर्म, NBFC भी फॉर्म नहीं हो सकती एज अ NBFC। 1 पर्सन कंपनी बट डूइंग अ NBFC बिजनेस नहीं चल सकता, नॉट पॉसिबल। तो एंड अगर इसमें कुछ भी कॉन्ट्रावेंशन किया तो ये पेनल्टी दिया है। तो पेनल्टी आप, आई नेवर रिकमेंड कि पेनल्टी याद करो। हाँ, सेक्शन 447 की पेनल्टी आप याद करना जरूरी है। और अगर वैसे तो ज़्यादा पेनल्टी है नहीं इस साल तुम्हारे लिए, इंटर लेवल पे बहुत सारे पेनल्टीज आते हैं, तो आप चाहो तो याद कर सकते हो। अगर 1 पर्सन कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट किया तो उसे क्या सजा होगी। द सेकंड टाइप ऑफ कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यानी कि कौन सी कंपनी? जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब्ड एंड विच बाय इट्स आर्टिकल्स रेस्ट्रिक्ट द राइट to transfer the shares and except 1 person company limited number of members should be 200। यानी कि क्या कि एक तो ऐसी कंपनी जो जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब्ड है। एज में भी प्रिस्क्राइब्ड यानी कि रूल्स में दिया होना चाहिए। रूल्स में ऐसा कुछ भी अभी तक का लिमिट नहीं है, तो हमारे लिए वैसे तो पॉइंट इररिलेवेंट है, बट एग्जाम में आपको वैसे लैंग्वेज लिखने आया
वेल एंड गुड। इसके अलावा आर्टिकल्स में क्या लिखा होना चाहिए, एक तो वो जो शेयर्स है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते, एंड द सेकंड इज मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 200 मेंबर्स तक ही अलाउड किया जाएगा, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर फॉर्मिंग अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विल बी 2 एंड मैक्सिमम इट विल बी 200। लेकिन वो जो 200 का लिमिट है उसमें कौन इंक्लूड होगा और कौन नहीं होगा उसका उन्होंने यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। क्या लिया हुआ है, अगर आपने प्रोवाइडेड दैट, यानी कि क्या, अगर ऐसा है कि दो लोग मिलके एक, जैसे हमारा जॉइंट अकाउंट होता है, मम्मी पापा का कैसे जॉइंट अकाउंट होता है तो वो एक ही अकाउंट कंसीडर किया जाता है, वैसे ही अगर दो लोगों ने जॉइंट शेयर होल्डर्स होंगे, जॉइंट ओनर्स होंगे, तो वो जो शेयर होगा वो एक ही माना जाएगा। वो जो शेयर्स, अगर एक ही शेयर दो लोग होल्ड कर रहे हैं, मतलब दोनों के नाम है उस शेयर सर्टिफिकेट पे, तो वो एक ही माना जाएगा, दो लोग नहीं माने जाएंगे। उसके अलावा जो कंपनी के एक्स एम्प्लॉइज थे, ठीक है, एक्स एम्प्लॉइज या फिर जो करंट एम्प्लॉइज भी होंगे वो भी इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। तो कौन कौन लोग हैं जो इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, सबसे पहले देखो, हमारे जैसे नॉर्मल लोग तो इंक्लूड होंगे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तीन चीजें, एक तो रेस्ट्रिक्ट करेंगे ट्रांसफर पे, दूसरा मैक्स टू मैक्स 200 लोग होने चाहिए, 200 लोगों पे वो लोग कैसे डिसाइड होगा, 200 का लिमिट, 200 में नॉर्मल सारे लोग आएंगे, अगर आपने जॉइंट ओनर्स है आप तो एक ही पकड़ा जाएगा। उसके बाद अगर आप करंट एम्प्लॉय हो तो काउंट नहीं करना है, अगर आप एक्स एम्प्लॉय हो तो भी काउंट नहीं करना है, एंड इसके अलावा तीसरा जो थर्ड, ये 200 बाकी आप सब लोगों को ले लो, तो ये आपका 200 का लिमिट हो गया, मतलब 200 का कैलकुलेशन हो गया। एग्जाम में 200 कैलकुलेशन मतलब वो पूछ सकते हैं कि आपको देंगे, मैं आपको लूंगी ऐसा क्वेश्चन, मैंने नॉर्मल रेगुलर बैच में भी आप लोग का लिया था कि आपको क्या करना है, आप लोगों के पास लिमिट होगा एंड उस लिमिट, मतलब आपको एक क्वेश्चन फ्रेम करके देंगे, ये इतने, इस मेंबर ने इतने किए शेयर्स होल्ड, इसने इतना किया है, और फिर आप बताओ कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी या नहीं। तो आपको ये देखना है कि मैक्सिमम नंबर्स 200 है या उससे ज़्यादा है, अगर उससे ज़्यादा हो गए तो वो पब्लिक लिमिटेड बन जाएगी, लेकिन अगर उससे कम है तो वो प्राइवेट लिमिटेड होगी, तो वो कैलकुलेशन करने लगा सकते हैं। एंड जो तीसरा जो पॉइंट है कि जहाँ पे पब्लिक को आप सब्सक्राइब करने के लिए आपके कंपनी के शेयर्स नहीं बुला सकते, ऐसी कंपनी आपकी होगी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इज दैट क्लियर? देखो यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा है एम्प्लॉय कम मेंबर्स, मतलब जो प्रेजेंट है वो भी नहीं आ सकते, अर्स्टवाइल मतलब पास्ट मेंबर्स भी नहीं आ सकते, दो लोग होंगे तो एक पकड़ा जाएगा, ट्रांसफर नहीं कर सकते, पब्लिक को नहीं बुला सकते, स्मॉल कंपनी पे रुको आती हूँ मैं 1%, ठीक है, क्लियर है। अब जो आपको समझना है अगला जो पॉइंट है वो है स्मॉल कंपनी। इट्स नॉट अ टाइप ऑफ अ कंपनी, इसीलिए मैंने उसको कहाँ डाला है, देखो मैंने इसीलिए उसे डाला है एग्जैक्टली प्राइवेट लिमिटेड के नीचे लिखा है, ठीक है। क्यों लिखा है? क्योंकि 1% कंपनी जो है वो 1% कंपनी एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही एस्टैब्लिश होती है, एंड प्राइवेट लिमिटेड स्मॉल कंपनी इज काइंड ऑफ अ स्टेटस, इट्स नॉट अ टाइप ऑफ अ कंपनी, इट्स जस्ट अ स्टेटस कि कौन सी कंपनी है, कौन सी प्राइवेट लिमिटेड है कंपनीज जो स्मॉल कंपनीज हो सकती है। तो कौन सी कंपनीज है जो जिसका भी पेड अप शेयर कैपिटल विच डज नॉट एक्सीड ₹50 लाख और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड और इट शैल नॉट बी एक्सटेंडेड मोर देन 10 करोड़ एंड टर्नओवर कितना देना चाहिए, ये सारी चीजें आपको इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की देखनी है कि टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ और shall not be more than 100 CR as may be prescribed वाला जो लिखा हुआ है, ये डिटेल में मैंने डिस्कस किया था, बट इन शॉर्ट अगर आपको समझना है, अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 lakhs एंड टर्नओवर जो है वो 2 करोड़, ठीक है, ये 2 करोड़ है, अगर इससे नीचे है उनका पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर तो वो स्मॉल कंपनी होगी, अगर उससे ऊपर है तो वो स्मॉल कंपनी नहीं होगी। ओके, ये जो दूसरी लिमिट है, दिस लिमिट इज नथिंग बट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि रूल्स में अगर गवर्नमेंट कभी चाहे तो वो लिमिट को मतलब एक्सटेंड कर सकती है, बट गवर्नमेंट को भी राइट कितना है, अप टू 10 करोड़ एंड 100 करोड़ तक ही एक्सटेंड करने का राइट है, बट ये अभी कुछ रूल्स में लिखा हुआ नहीं है, तो यू जस्ट फोकस ऑन 50 lakhs एंड 2 करोड़ का अमाउंट। दूसरी चीज यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है कि यहाँ पे लिखा हुआ है एंड यहाँ पे लिखा हुआ है और, ओके, अंडरस्टैंड। ये जो मिस्टेक है ये लॉ में ही हुई मिस्टेक है, इसमें इंस्टीट्यूट का या मेरा कोई हाथ नहीं है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो अब आप दोनों क्राइटेरिया एंड करके लिखोगे या और करके लिखोगे तो दोनों भी एक्चुअली सही है, क्योंकि लॉ खुद कंपनीज एक्ट के बेयर एक्ट में ये मिस्टेक है। सो प्रेफरेबली राइट यूजिंग
और मतलब और करके जो आएगा पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर वैसा लिखो, बट एंड लिखते हो तो भी गलत आप नहीं हो, ठीक है। इसके अलावा स्मॉल कंपनी के एक्सेप्शन, मतलब ये जो कंपनीज है ये कभी स्मॉल कंपनीज नहीं हो सकती। कौन सी 3 कंपनीज है? पहली होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, दूसरी सेक्शन 8 कंपनीज यानी कि एनपीओज, एंड थर्ड इज स्पेशली गवर्न किए हुए, एक्ट ने गवर्न किए हुए कंपनीज जो होती है वो कभी भी आपकी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। नेक्स्ट इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी मतलब विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, ये तो मतलब डेफिनेशन ही कुछ भी है। विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी और जिसका पेड अप शेयर कैपिटल लिखा हुआ है एज मे बी प्रिस्क्राइब, मतलब रूल्स में लिखा हुआ होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी इवन दो इन इट्स आर्टिकल्स इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इन शॉर्ट अगर मुझे इसको एक लाइन में बताना है तो अगर मुझे इस लाइन में बताना है तो सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी विल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी, फिर उसके आर्टिकल्स में वो एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्यों ना लिखे अपना स्टेटस, वो पब्लिक लिमिटेड ही मानी जाएगी। इसके मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स विल बी 7, मैक्सिमम नो लिमिट, ओके। शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, ओके। द नेक्स्ट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल के बेसिस पे होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी है, तो देखो हमने क्या क्या फिनिश किया अभी तक। हमने लायबिलिटी के बेसिस पे जो कंपनी है लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटी, अनलिमिटेड। उसके बाद मेंबर्स के बेसिस पे 1 पर्सन, प्राइवेट एंड पब्लिक खत्म किया है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल पे होल्डिंग, सब्सिडरी एंड एसोसिएट है। तो होल्डिंग सब्सिडरी में पहले जो उन्होंने क्या क्या चीजें लिखी है देखो। सबसे पहले तो होल्डिंग कंपनी मतलब क्या कि एक ऐसी कंपनी कि जो दूसरे कंपनी पे कंट्रोल रखती हो। कैसे? तो वो उन्होंने सब्सिडरी कंपनी के डेफिनेशन के थ्रू समझाया है क्या कि ऐसी कंपनी जिसपे कंट्रोल किया है किसी और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। तो एक कंपनी है जिसपे दूसरे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंट्रोल किया है, वो कंपनी, या फिर एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर। फोकस ऑन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर, इट्स नॉट अ शेयर कैपिटल, इट्स अ वोटिंग पावर। वोटिंग पावर जो है वो मोर देन हाफ ऑफ दी वोटिंग पावर होल्ड कर रहा है कोई और कंपनी अलॉन्ग, बट ध्यान रखना एज इट्स ओन और टुगेदर विद द वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। या तो खुद या तो उसके सब्सिडरी कंपनी के साथ वो होल्ड कर रहा हो, फर्क नहीं पड़ता, बट यस ऐसी कंपनी को माना जाएगा एज अ सब्सिडरी कंपनी। मतलब जो कंट्रोल हो रही है दैट विल बी सब्सिडरी, जो कंट्रोल कर रही है दैट विल बी होल्डिंग कंपनी, ओके। द नेक्स्ट विल बी, यहाँ पे एक लेयर्स का कॉन्सेप्ट था। एक कंपनी होगी जिसकी सब्सिडरी कंपनीज हो सकती है, उसकी और सब्सिडरी कंपनीज हो सकती है, बट और आप नीचे उसके लेयर्स नहीं इंक्लूड कर सकते। बट ये सिर्फ आपको सीए फाउंडेशन तक ही आपको याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे और भी प्रोविजन है लेयर ऑफ कंपनी से रिलेटेड जो आपको अगले लेवल पे आएंगे। उसके बाद जो हमने देखा वो था एसोसिएट कंपनी। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट एक वर्ड लिखना भूल जाते हैं, दैट इज नथिंग बट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिर्फ इन्फ्लुएंस लिख देते हैं। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब एक कंपनी का दूसरे कंपनी पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होना चाहिए, यानी कि एटलीस्ट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इज नथिंग बट एटलीस्ट 20% ऑफ द वोटिंग पावर, टोटल वोटिंग पावर का 20% होना चाहिए उसके पास, या तो फिर जॉइंट इसमें इस एक्सप्रेशन में जॉइंट वेंचर भी इंक्लूड होगा। बट इन शॉर्ट आप समझ लो, मतलब अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो कि आपने 0 to 20% का इन्वेस्टमेंट है तो वो नॉर्मल आपने इन्वेस्टमेंट किया है बस। अगर आप 20 to 50 के रेंज में हो, यानी कि आप एसोसिएट कंपनी के रिलेशन में होते हो, और मोर देन 50 अगर है अप टू 100, देन आपका जो रिलेशन होगा वो होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी का होगा। इज दैट क्लियर? तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होना चाहिए। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस यानी कि 20% से ज्यादा आपने वोटिंग पावर उनका कंसिडर करना चाहिए। अब यहाँ पे जो आप वोटिंग पावर जब भी आप कंसिडर करते हो, ध्यान रखना आपने पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी लेने हैं। यहाँ पे डिबेंचर्स इंक्लूड मत करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स डिबेंचर्स इंक्लूड करते हैं। एक क्वेश्चन भी था दिया था मैंने, मॉक टेस्ट में दिया था, उस टाइम पे स्टूडेंट्स ने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को भी ऐड कर दिया था, होल्डिंग सब्सिडरी है या नहीं रिलेशन बताना था उस टाइम पे। तो मेक श्योर कि आप सिर्फ और सिर्फ पेड अप शेयर कैपिटल एंड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को ही इंक्लूड करें, उसके अलावा और कुछ भी इंक्लूड नहीं करना है। द नेक्स्ट इज ऑन द बेस ऑफ कैपिटल, दो ही है, लिस्टेड एंड अनलिस्टेड। लिस्टेड मतलब जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस है, एनएससी बीएससी उस पर लिस्टेड होने चाहिए, अनलिस्टेड मतलब अदर देन लिस्टेड, दैट्स ओके। द नेक्स्ट इज गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी, अब अदर कंपनीज पे चलते, देखो हमने अब एक्सेस टू द कैपिटल लिस्टेड अनलिस्टेड देख लिया, अब अदर्स पे चलते हैं। अदर्स में कितने कंपनीज है देखो, ऑलमोस्ट
6 कंपनीज जो है हमें देखने हैं। सबसे पहला है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी मतलब क्या कि ऐसी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट है जो फिर चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या दोनों मिला के हो, ठीक है, पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, वो मिला के हो, या फिर कोई सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी हो, वो उसने क्या करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, पार्टली बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट हो या सब्सिडरी हो गवर्नमेंट कंपनी की, इन सब ने जो एक पर्टिकुलर कंपनी है उसके मोर देन 51% ऑफ शेयर्स, अगर वो पेड अप शेयर कैपिटल अगर वो हेल्ड करता है तो उसे हम लोग गवर्नमेंट कंपनी मानेंगे। उसके बाद फॉरेन कंपनी इज foreign company मतलब is a company which has a place of business in India whether by itself or through an agent physically or through the electronic mode and conduct the business in business activity in India in any manner। मतलब in short जिसका business place इंडिया में है बट वो क्या करती है, वो फिजिकली हो इलेक्ट्रॉनिकली हो बट उसका मेन हेडक्वार्टर्स बोल सकते हो आप जो है वो फॉरेन में है, वो फॉरेन, तो वो हम उसे क्या बोलेंगे, ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट होती है आउटसाइड इंडिया बट हैविंग अ बिजनेस प्लेस इन इंडिया, ऐसी कंपनी होगी, वो होगी फॉरेन कंपनी। उसके बाद आती है सेक्शन 8 कंपनीज, बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कंपनी है, इस पे भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। ऐसी कंपनीज यूजुअली सेक्शन 8 इज नथिंग बट काइंड ऑफ एनपीओ एनजीओ जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जो अपने प्रॉफिट के लिए नहीं तो वेलफेयर के लिए काम करती है, ऐसी कंपनीज को माना जाता है सेक्शन 8 कंपनीज। उनके जो वो कौन से ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट करता है, तो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एक्सेट्रा, ये सारे उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वो कभी भी वो जो भी वो प्रॉफिट अर्न करते हैं या जो सरप्लस वो अर्न करते हैं, वो सारा का सारा वो इन ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। एंड इसके अलावा जो उनके मेंबर्स होते हैं उन्हें कभी भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। बहुत सारे एग्जाम्पल है, बीसीसीआई इंडिया का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बीसीसीआई हो गया, पतंजलि हो गया, यहाँ पे बहुत सारे नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया, बहुत सारे क्लब्स आपने देखे होंगे, तो वो सारे आते हैं आपके एनजीओ सेक्शन 8 कंपनीज में, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में। यहाँ पे इन लोगों को जो लाइसेंस इशू किया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से किया जाता है। ये लोग, ये चीज़ ध्यान रखना, ये लोग कभी भी प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड ऐसा कभी भी वर्ड यूज नहीं करते अपने कंपनी के नाम के सामने जैसे नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लिखना पड़ता है प्राइवेट लिमिटेड, आप नेम क्लॉज में सीखे होंगे कि प्राइवेट लिमिटेड लिखना है या लिमिटेड लिखना है अगर पब्लिक कंपनी है तो। सेक्शन 8 कंपनीज कुछ नहीं लिखना है, ना प्राइवेट लिमिटेड ना लिमिटेड। तो एक तो ये पॉइंट आप समझ लो। दूसरा, ये जो कंपनीज होती है ये कंपनी कुछ एंजॉय करती प्रिविलेजेस एंड कुछ ऑब्लिगेशंस भी होते हैं उन पे, मतलब उनको थोड़े टैक्स बेनिफिट दिए जाते हैं, कभी उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई एडवांटेज दिया जाता है, और अगर आप उनको डोनेट करते हो तो इनकम टैक्स एक्ट में आपको भी बहुत बार एग्जम्पशंस भी मिलते हैं कुछ कंपनीज को अगर आप डोनेट करते हो तो। द नेक्स्ट इज रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, यानी कि क्या कि ये सारी चीजें देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही चलेगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी भी लगता है कि इस जो उन्होंने जो भी कंडीशंस है, जैसे उनके ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए प्रॉफिट यूज करना था या मेंबर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना था, या ऐसा कोई भी कॉन्ट्रावेंशन उन्होंने किया है जो ऑलरेडी उनको बोला गया था करने के लिए बट उन्होंने वैसे नहीं किया, कुछ और ही कर दिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी चाहे तो उनके लाइसेंस को रिवोक कर सकता है। एंड जो लाइसेंस को रिवोक किया जाएगा उसके बाद अगर वंस सेंट्रल गवर्नमेंट रिवोक दैट लाइसेंस, तो सबसे पहले तो आपको आपके कंपनी के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड ये वर्ड्स लगाने होंगे, बिकॉज आपका सेक्शन 8 कंपनी का जो स्टेटस आपको मिला है वो आपका हट जाएगा। एंड इसीलिए आपने क्या करना है, वो वर्ड्स लगाने हैं। इसके बाद लेकिन हाँ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ध्यान रखना है कि जब भी वो लाइसेंस आपका रिवोक करे उस टाइम पे आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। इसके बाद अगर ऑर्डर द सेंट्रल गवर्नमेंट, अब दो चीज़ें होंगी कि वो अगर उन्होंने लाइसेंस हटा दिया है तो फिर आपका कंपनी रिवोक होने, मतलब वो देखेंगे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे। एंड अगर ये डिसाइड हो जाता है कि आपका लाइसेंस हटाना है तो फिर आपका जो भी कंपनीज के एसेट्स थे वो सारे के सारे एसेट्स
ऐसी कंपनी को ट्रांसफर होंगी जो सिमिलर ऑब्जेक्ट को कैरी करती हो या सेक्शन 8 कंपनीज के अंडर ही वो करते हो, सिमिलर ऑब्जेक्ट रखते हो, तो उस कंपनीज को आपके सारे जितने भी राइट्स, ड्यूटीज, अथॉरिटीज, लायबिलिटीज, एसेट्स, जितना भी सब कुछ आपके नाम के अंडर था एज ए सेक्शन 8 कंपनीज, वो सारा का सारा ट्रांसफर किया जाएगा। ओके, या तो फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो सीधा वाइंडिंग अप कर दो, बोल सकता है। ओके, अगर ये इसमें अगर ध्यान रखना, अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन होता है तो सेक्शन 447 के अंडर आपको पेनल्टीज पे करनी होगी, जो यहाँ पे उन्होंने लिखी हुई है। आप चाहो तो एक बार एक सेक्शन 8 कंपनीज की पेनल्टी पढ़ लो, क्योंकि अगर आया एग्जाम में तो लिख सकते हो आप सेक्शन 447, क्योंकि ये वाली पेनल्टी तो आप याद करो, बाकी और कुछ याद किया नहीं किया तो भी चलेगा पेनल्टीज, बट ये जरूर याद कर लेना। डन, आई होप सो। इसके अलावा सिग्निफिकेंट पॉइंट क्या है इसमें, सारे उन्होंने बस क्रक्स दिया है कि आप जितनी भी चीज़ें, एक तो प्रमोशन, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स है वो, उसके बाद उनका मिनिमम शेयर कैपिटल का रिक्वायरमेंट कुछ एप्लीकेबल है नहीं उनको, प्रॉफिट उनका मोटिव नहीं होना चाहिए, वो जो भी प्रॉफिट वो उनका सरप्लस जो भी आएगा या तो वो उनका जो ऑब्जेक्टिव है उसे प्रमोट करने के लिए यूज़ करना चाहिए, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, वो प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड अपने नाम के आगे यूज़ नहीं कर सकते, एक स्पेशल लाइसेंस दिया जाएगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगा, लाइसेंस रिवोक करना की अथॉरिटी जो होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होगी, और रिवोकेशन अगर होता है तो वो कन्वर्ट हो सकता है, मतलब आपको नाम प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लिखना होगा, यानी कि आप सेक्शन 8 कंपनी से प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाओगे, या तो फिर गवर्नमेंट चाहे तो सीधा वाइंडिंग अप बोल सकता है। ये चीज़ ध्यान रखना, इट कैन कॉल या और उसके साथ वो अमालगमेट हो जाएगा दूसरी कंपनी में, या तो उसके सारे एसेट्स, लायबिलिटीज, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब कुछ ट्रांसफर किया जाएगा दूसरी सेक्शन 8 कंपनीज को। इसके अलावा इनको कोई नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ये सारी चीज़ें आपको इंटर लेवल के कंपनीज एक्ट में आएंगी, जैसे सेक्शन 149 टॉक्स अबाउट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, या मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के सेक्शंस है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, सेक्शन 8 कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं है। उन्होंने एनआरसी यानी कि नेशनल नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी एंड शेयर होल्डर्स या स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी, SRC जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूट, उनको एस्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है, and they can call the general meeting by giving a clear 14 days notice instead of 21 days. The reason is नॉर्मल कंपनीज एक्ट में बोला गया है, कोई भी नॉर्मल कंपनीज होती है, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, उनको 21 डेज क्लियर 21 डेज का नोटिस देना होता है, लेकिन यहाँ पे उनको अगर आपके जो कंपनी है सेक्शन 8 कंपनीज है तो आप क्लियर 14 डेज का नोटिस देते हो। क्लियर, ठीक है। क्लियर शब्द का मतलब होता है, क्लियर शब्द का मतलब होता है जिस दिन नोटिस दिया है और जिस दिन मीटिंग है वो दिन छोड़ के बीच में आपका 14 डेज का गैप होना चाहिए। आई होप यू आर क्लियर। द नेक्स्ट कंपनी इज डॉर्मेंट कंपनी। डॉर्मेंट कंपनी मतलब क्या कि डॉर्मेंट कंपनी यानी कि ऐसी कंपनी जिसके पास जो एक फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए एस्टैब्लिश हुई है, जो एक एसेट को होल्ड करती है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं होते उनके, ऐसी कंपनी को माना जाएगा डॉर्मेंट कंपनी। ये काइंड ऑफ अ इनएक्टिव कंपनी भी, कंपनी का भी स्टेटस, मतलब जो इनएक्टिव कंपनीज होती है वो डॉर्मेंट कंपनीज बन सकती है। इनएक्टिव कंपनी अगेन इट्स काइंड ऑफ अ स्टेटस, इट्स नॉट अ टाइप ऑफ कंपनी, इट्स अ स्टेटस विच इज गिवन ईदर एक्टिव और इनएक्टिव, इसलिए मैंने डॉर्मेंट के नीचे ही उसको एरो करके लिख दिया इनएक्टिव कंपनी। इनएक्टिव कंपनी मतलब क्या कि ऐसी कंपनी जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर रही है ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 2 financial years, during the last 2 financial year, or has not filed any annual statement or the financial statement during the last 2 financial year।
तो या तो आपने एनुअल स्टेटमेंट नहीं भरे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं भरे लास्ट 2 ईयर्स में, या तो फिर आप सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे। अब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या है कि ये जो 4 ट्रांजैक्शन है इसके अलावा अगर आप कुछ भी करते हो तो वो आपके सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन माने जाएंगे। अदरवाइज ये 4 चीजें इज नॉट सिग्निफिकेंट। कौन सी 4? फर्स्ट, पेमेंट ऑफ फीस बाय द कंपनी टू द रजिस्ट्रार। सेकंड, जो भी पेमेंट एक्ट अदर लॉ के रिक्वायरमेंट्स के लिए आपने पेमेंट कुछ किया है तो, अलॉटमेंट किया है शेयर्स का तो, या फिर आप कोई भी रिकॉर्ड एंड मेंटेनेंस कर रहे हैं तो, ये बेसिक जो 4 चीजें हैं ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं है। अगर इसके अलावा आपने कुछ किया, सेल किया, परचेस किया, कोई एसेट बाय करी है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो आप, तो फिर शेयर्स अलॉट कर रहे हो, तो फिर आप यहाँ पे क्या मान सकते हो, शेयर्स अदर, मतलब नॉर्मल शेयर्स नहीं, अलॉटमेंट नॉर्मल अगर सब्सक्राइबर्स को कर रहे हो तो वो भी सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। इसके अलावा अगर आप कुछ कर रहे हो तो फिर आपका माना जाएगा कि आप सिग्निफिकेंट कुछ कर रहे हो, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। ओके, तो ये आपकी कंपनी अगर अदर देन ये चीज़ें करती है तो सिग्निफिकेंट है। अगर ये 4 चीज़ें कर रही है मतलब वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं कर रही है तो फिर आपकी कंपनी को क्या दिया जाएगा, एज अ इनएक्टिव कंपनी का स्टेटस। बट ध्यान रखना यहाँ पे जब उन्होंने लिखा है, यहाँ पे और लिखा है, मतलब या तो दोनों में से एक कुछ भी हो रहा है तभी भी आपको इनएक्टिव का स्टेटस दिया जा सकता है। या तो आप सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, या तो फिर आप क्या कर रहे हो, आपने लास्ट 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स में आपने क्या किया है, एनुअल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं भरा है, तो दोनों में से एक भी कुछ भी हो रहा है तो फिर आपको इनएक्टिव का स्टेटस दिया जाएगा, बिकॉज दे हैव रिटन इट एज और एंड नॉट एंड। ओके, नेक्स्ट इज निधि कंपनी, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए लोग साथ में आते हैं एंड ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में बता देता है ऑफिशियल गैजेट में। देन नेक्स्ट इज पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि क्या, ये जो नीचे जितने भी दिए हैं वो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। कौन से? LIC, IDFC, UTI, IDFC, LIC, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो नोटिफाई कर रहा है पहले वाला वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली कर रहा है, जो नीचे है वो RBI के कंसल्टेशन के साथ नोटिफाई कर रहा है। तो ये कोई भी कंपनी अगर है, ये सारे काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। लेकिन अगर इसमें ये जो कंपनीज होंगी इसमें अगर गवर्नमेंट का स्टेक होगा मोर देन 51%, तो हम इसको पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मानेंगे। तो ये जो भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी ऊपर क्राइटेरिया दिए वो कंपनीज को कंट्रोल कर रहा है गवर्नमेंट 51% से, तो ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है मोड्स और द रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। सो ध्यान से समझना, जो ये रजिस्ट्रेशन है, सबसे पहले तो उन्होंने प्रमोटर का डेफिनेशन दिया है। प्रमोटर यानी कि कौन? 4 चीजें दी है, 4 लोग ही, ठीक है। क्यों? क्योंकि दे हैव रिटन इट एज मीन्स। ओके, प्रमोटर मीन्स मतलब क्या क्या कि द पर्सन हु हैज नेम्ड सच एज इन द प्रॉस्पेक्टस और आइडेंटिफाई द कंपनीज नेम, मतलब आइडेंटिफाई किया है कंपनी के एनुअल रिटर्न में उसका नाम, या फिर कंपनी के अफेयर्स पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है, एडवाइस डायरेक्शन करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, या तो फिर मतलब ये 4 लोग देखो कि जो सिंपली अपना नाम एज अ प्रमोटर दे रहा है, जो आइडिया कंसीव करता है, स्टेप्स लेता है नेसेसरी रजिस्ट्रेशन के, ये सारे लोगों को क्या बोला जाएगा? इन लोगों को हम बोलेंगे प्रमोटर्स। बट ध्यान रखना, ये सारी चीजें उन्होंने, इट मे बी नोटेड दैट अ पर्सन एक्टिंग ओनली इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी शैल नॉट बी रिगार्डेड एज अ प्रमोटर। मतलब बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैंने कोई सर्विसेज उनको प्रोवाइड करी है तो नाउ मैं उनके लिए एज अ प्रोफेशनल सर्विस दे रही हूँ। मैं एज अ प्रमोटर वो सर्विस, मतलब मैं एज अ प्रमोटर वो स्टेप नहीं ले रही हूँ, मैं जस्ट एज अ प्रोफेशनल सर्विसेज उनको अगर वो प्रोवाइड कर रही हूँ सर्विस, तो मैं प्रमोटर नहीं बना, मतलब मुझे प्रमोटर नहीं माना जाएगा। उसके बाद सेक्शन 3 में उन्होंने सारे फॉर्मेशन के बारे में लिखा है। सबसे पहला पॉइंट है आपका मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। अगर 1 पर्सन है तो 1, प्राइवेट है तो 2, पब्लिक है तो 7। उसके बाद ये आपका क्या बन गया? ये फॉर्मेशन के बारे में लिखा है, सेक्शन 3 में लिखा है। इनकॉर्पोरेशन के बारे में आपके सेक्शन 7 में लिखा है। अब इनकॉर्पोरेशन को लेके मैंने आप लोगों के लिए एक शॉर्ट समरी बनाई है। ये तो हमारे सारे कंप्लीट हो गए, तो देख लो आप एक बार। अगर मैं आपको बताती हूँ कि टाइप्स ऑफ कंपनीज का चार्ट, आई डोंट नो वेदर इट इज विजिबल और नॉट, बट ये टाइप्स ऑफ कंपनी का चार्ट है जो एक छोटे से पेज में आप, मतलब एक छोटे से चार्ट में मैंने इंक्लूड किया है। अब आप चाहो तो इस तरीके से आप टाइप्स लेके उसके अंडर आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और ऐड करना चाहते हो, सेक्शन नंबर लिखना चाहते हो, तो आप एक समरी बना के याद करने के लिए आप बना सकते हो, इफ़ यू हैव टाइम राइट नाउ।
नवंबर वालों के लिए तो काफ़ी टाइम है, और अगले मई वाला अटेम्प्ट जो होगा May 23 उनके लिए भी बहुत टाइम है। चलो नेक्स्ट इज स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कौन कौन से स्टेप्स है जो सेक्शन 7 में दिए हैं? सबसे पहले तो आपको डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन फाइल करना है आरओसी के साथ। उसमें क्या क्या होना चाहिए? मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो सब्सक्राइबर्स ने, जो सारे सब्सक्राइबर ने साइन किया हो। उसके बाद आप डिक्लेरेशन दोगे। डिक्लेरेशन 2 लोग देंगे। डिक्लेरेशन एक वो लोग देंगे जो सब्सक्राइबर्स थे आपके, वो लोग डिक्लेरेशन देंगे जिसमें वो 3 चीजें लिखेंगे, एंड जो भी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है वो भी डिक्लेरेशन देंगे। तो जो फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है वो सिर्फ नॉर्मल उन्होंने बस लिखा है कि वो डिक्लेरेशन देंगे, लेकिन जो सब्सक्राइबर्स है उन्होंने डिक्लेरेशन में क्या क्या लिखना है कि उन्होंने वो कोई भी ऑफेंस में कन्विक्ट नहीं है, प्रमोशन के टाइम पे या आपके फॉर्मेशन के टाइम पे कोई भी आपने कोई गलत काम नहीं किया है, आपने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है वो ट्रू, फेयर, करेक्ट, टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज है, एंड आप कभी भी you should not found guilty for any fraud, misfeasance, breach of duty for in the past 5 years। ये किसके लिए? लेकिन सारा सब्सक्राइबर्स के लिए डिक्लेरेशन देने के लिए है। एंड नॉर्मली भी जो फॉर्मेशन में होते हैं इन्वॉल्व, डायरेक्टर, मैनेजर, वो भी डिक्लेरेशन देंगे। फिर उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन आरओसी आपको ये इशू करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसके साथ साथ आपको एक कंपनी इनकॉर्पोरेशन नंबर भी दिया जाएगा, CIN नंबर दिया जाएगा। एंड जो भी इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स आपने आरओसी को ओरिजिनली फाइल किए हैं वो सारे के सारे आपको आपके डिसोल्यूशन, कंपनी जब तक बंद नहीं होती तब तक सारे ओरिजिनली आपको रजिस्टर्ड ऑफिस पे सारे डॉक्यूमेंट्स रखना इज मैंडेटरी बीइंग अ कंपनी। उसके साथ साथ अगर आपने ध्यान रखना, फर्निश एनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन, या तो जब रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे आपने झूठी चीजें दी है, या फिर आपको ऑलरेडी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल चुका है बट बाद में पता चला कि आपने कुछ गलत या झूठी इन्फॉर्मेशन फाइल करी है, तो आपको सेक्शन 447 में लेंगे। और उसके साथ साथ ट्रिब्यूनल ऑर्डर भी देगा। ट्रिब्यूनल ऑर्डर में क्या क्या दे सकता है? एज इट थिंग्स फिट, उसको जो भी सही लगे पब्लिक इंटरेस्ट में वो ऑर्डर दे सकता है। वो डायरेक्टर्स की लायबिलिटी को सीधा अनलिमिटेड बना सकता है। वो रिमूवल ऑफ नेम, जो आरओसी का जो जहाँ पे कंपनीज नेम जहाँ पे मेंशन होते हैं वहां से कंपनीज का नाम हटा सकता है, या तो वाइंडिंग अप करने के लिए बोल सकते हैं। बट ये ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना जरूरी है। एंड जो भी लायबिलिटी, कैश पेमेंट्स जो भी कंपनी ने करे होंगे वो भी एक बार ट्रिब्यूनल कंसिडर करेगी। तो ये जितना भी आपका लिखा हुआ था 1.5-2 पेजेस जो भी लिखा है उस चीज का समरी मैंने आपके सामने ये 6 पॉइंट्स में रखा है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। या तो आप लिख सकते हो, वीडियो को पॉज कर लेना बाद में और आप लिख देना, ठीक है? ये क्लियर हुआ, ये आपकी कुछ स्टेप्स है। इसके अलावा अगर आपका ये सारी चीज़ें एक सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, ये अभी नया आया हुआ कंसेप्ट है। आप एक प्रोफार्मा के थ्रू आप आपका कंपनी का इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। ये सारी चीजें मतलब सेक्शन 3 में फॉर्मेशन हुआ, सेक्शन 7 में इनकॉर्पोरेशन हुआ, एंड सेक्शन 9 में आफ्टर इनकॉर्पोरेशन क्या क्या इफेक्ट है वो उन्होंने नीचे दिए हुए 4-5 पैराग्राफ्स में लिखा है। मैं जस्ट एक हाईलाइट करते जाती हूँ। जो भी फीचर्स हमने देखे थे वही सारे इफेक्ट में आपको मिलते जाएंगे, ठीक है? तो जैसे कि जो भी सब्सक्राइबर्स होंगे वो मेंबर्स बन जाएंगे कंपनी के। उसके बाद जो कंपनी है उसे एक परपेचुअल सक्सेशन मिलेगा। उसके साथ साथ उसे सारे फंक्शंस को काम करने की अथॉरिटी भी मिलेगी। वो एक्वायर कर सकता है, डिस्पोज कर सकता है मूवेबल, इमूवेबल, टैंजिबल, इंटैंजिबल एसेट्स को, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वो स्यू हो सकता है, वो दूसरे किसी क्रेडिटर को, कंपनी को स्यू भी कर सकता है। उसके साथ साथ ये इनको एक लीगल एग्जिस्टेंस मिल जाएगा, परपेचुअल एग्जिस्टेंस मिलेगा। परपेचुअल एग्जिस्टेंस बहुत लिक्विडेशन होने तक आपकी कंपनी चलती रहेगी, तब तक जब तक आरओसी के रजिस्टर या जो मेंबर जो उनके पास जो कंपनीज की लिस्ट होती है वहां से आपका नेम स्ट्रक ऑफ ना किया हो। उसके साथ साथ एक लीगल पर्सनैलिटी बनेगी, सारे राइट्स दिए जाएंगे, बस इतना ही है। बार बार वही सारी चीज़ें होंगी। परचेस कर सकते हो आप शेयर्स को, एसेट्स को, प्रॉपर्टीज़ को, सेपरेट मेंबर्स बन सकते हो, कॉन्ट्रीब्यूट, ये ठीक है, दैट्स ओके। चलो द नेक्स्ट इज ये सारे इफेक्ट हो गए जो भी आपके मेमोरेंडम को या आर्टिकल्स को फॉर्म करने के बाद या इनकॉर्पोरेशन होने के बाद।
उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। कैपिटल के 5 क्लासिफिकेशंस हमने देखे। पहला आता है नॉमिनल और द ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल और द रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड इज नथिंग बट जो आपका मैक्स टू मैक्स आप उतना ही कैपिटल रेज कर सकते हो इन द लाइफ स्पैन, मतलब कंपनी का जो भी लाइफ स्पैन होगा उसमें। अगर आप चाहते हो उससे ज़्यादा कैपिटल रेज करना तो आपको पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसको अल्टर करना होगा, वो ऑथोराइज कैपिटल का लिमिट इंक्रीज करना होगा। उसके बाद आपके बैलेंस शीट में आप लिमिट इंक्रीज कर सकते हो या आप उससे ज़्यादा शेयर्स आप अलॉट कर सकते हो या इशू कर सकते हो। तो मैक्सिमम नंबर आप जितना इशू कर सकते हो वो लिखा होता है, आप वो होता है आपका अथोराइज्ड। उसके बाद इशू एक्चुअल में आपने जितना भी इशू किया होता है सब्सक्रिप्शन में वो। उसके बाद सब्सक्राइब जितने भी आपको जितना भी सब्सक्राइब हुआ आपका कैपिटल होगा वो। कॉल्ड अप कैपिटल, अगर इन केस अगर आपने कोई पेमेंट पूरे अमाउंट का नहीं किया है तो जितना भी कॉल किया है वो। उसके बाद पेड, जितना भी आपने पे किया होगा वो। एंड एक अनकॉल्ड कैपिटल भी होता है, मतलब जो आपका सपोज मान लो 10 रुपीज़ का वैल्यू है तो 10 में से 5 ही कॉल हुआ था, बचा हुआ जो 5 है वो अभी भी अनकॉल्ड है, तो दैट विल बी योर अनकॉल्ड कैपिटल। ओके, द नेक्स्ट इज शेयर्स। शेयर्स के बारे में, शेयर्स जो होते हैं वो उसके लिए केस लॉ दिया था, बोरलैंड ट्रस्टी वर्सेस स्टील ब्रदर्स एंड कंपनी लिमिटेड। यानी कि इसमें क्या हुआ था कि शेयर सिर्फ एक मॉनेटरी अमाउंट नहीं है, या जो ये सिर्फ आपका एक पैसा आपने इन्वेस्ट किया 10,000 रुपये वगैरह, ऐसा कोई अमाउंट नहीं है। ये काइंड ऑफ आपका इंटरेस्ट है जो आपका कंपनी में होता है, उसके बारे में लिखा है। शेयर्स इज डिफाइंड एज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल, ये आपका कंपनीज एक्ट का डेफिनेशन है विच इज नॉट सो रिलेवेंट। उसके बाद जो शेयर कैपिटल के टाइप्स है उसमें आता है इक्विटी एंड प्रेफरेंस। इक्विटी में 2 आएंगे, एक होता है इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स एंड एक यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स या नॉर्मल वोटिंग राइट्स। उसमें आप कॉन्सेप्चुअली समझ लो। सबसे पहले इक्विटी शेयर्स यानी कि क्या, फिर उसके बाद हम डीवीआर पे चलते हैं। इक्विटी शेयर्स यानी कि एक तो शेयर्स आपके एक काइंड ऑफ अ मूवेबल प्रॉपर्टी है, वो नंबर्ड होने चाहिए। शेयर्स यानी कि यू गेट द ओनरशिप इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। शेयर or in the entire share capital ka small share is nothing but your share capital, and that in which you have a voting rights या तो differential voting rights. If you have the voting rights, uniform voting rights मतलब क्या, if you have uniform voting right that means 1 share equal to 1 vote, and if you have differential voting right यानी कि you have 10 shares or 10 DVR equal to 1 vote. ओके, तो ये 2 तरीके के टाइप ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल है। टाटा मोटर्स ने 2008 में डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के इक्विटी शेयर्स लाए थे, एंड बाकी तो यूजुअली 1 शेयर 1 वोट वाला कॉन्सेप्ट होता है। बट येस, डीवीआर इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ था इन 2010 बाय टाटा मोटर्स। इसके बाद भी और कुछ है, जैन इरिगेशन, फ्यूचर रिटेल, कुछ कंपनीज है जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट लाया था। उसके बाद आते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स यानी कि जो इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है, प्लस उनको वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, उनके पास जो उनको एक फिक्स्ड पेमेंट दिया जाता है बाय वे ऑफ अ डिविडेंड। उनको वोटिंग राइट्स सिर्फ तब मिलते हैं अगर उनको 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए डिविडेंड नहीं मिला हो, या तो उनके राइट्स को इम्पैक्ट करने वाला कोई डिसीजन लेना हो, देन ओनली दे गेट द राइट ऑफ वोटिंग। ये लिखा नहीं है, ये एक्स्ट्रा का है। एंड रीपेमेंट के टाइम पे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रायोरिटी दी जाएगी, एंड देन आफ्टर दैट इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो ये कुछ इक्विटी शेयर होल्डर्स के बारे में था। उसके बाद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मेमोरेंडम, आर्टिकल्स एंड जो हम डॉक्ट्रिन सीखेंगे, इस पे भी आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चलो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, ठीक है। तो हमने सबसे पहले फीचर्स देख लिए, फिर हमने कॉर्पोरेट वेल देखा था। कॉर्पोरेट वेल में 5 केसेस देखे थे, उसके केस लॉज भी याद कर लेना। फिर टाइप्स ऑफ कंपनीज देखे थे, उसका मैंने आपको चार्ट दिया। देन फॉर्मेशन, इनकॉर्पोरेशन एंड इफेक्ट ऑफ कंपनी का आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, वो देखा। देन उसके बाद शेयर कैपिटल देगा। शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस एंड इक्विटी में विथ यूनिफॉर्म वोटिंग राइट विथ डीवीआर। एंड नाउ द कॉन्सेप्ट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एंड द नेक्स्ट विल बी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अलॉन्ग विद द डॉक्ट्रिन जो यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं। तो सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इट इज नथिंग बट अ चार्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ एनी कंपनी। इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट जिसमें कंपनीज के ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं। ये मोर ऑफ अ
जिसमें क्लॉजेस होते हैं 5-6 क्लॉजेस जो हम लोग आगे सीखने वाले हैं. सो इट कंटेन्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी. उसके साथ साथ ये इट एनेबल्स द शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, एनीवन हु डील्स विद द कंपनी, उसके पास वो उसने वो एंगेज जो भी कंपनी से हो रहा है ये अज्यूम किया जाएगा कि वो आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम को रीड करके ही आया हुआ होता है. तो मेमोरेंडम इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 399. ये सारी चीजें कहाँ लिखी है? सेक्शन 399 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड शेयर होल्डर्स मस्ट नो द, ये ठीक है. इसके बाद एक टेबल होता है, शेड्यूल काइंड ऑफ अ थिंग, जहाँ पे मेमोरेंडम में लिखा होगा टेबल ABCDE जो मेमोरेंडम का है. तो ये टेबल मैंने आपको मेन जब आप कर रहे थे रेगुलर बैचेस तब मैंने आपको दिखाया हुआ है. ठीक है, ये ओके. द नेक्स्ट इज, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज नथिंग बट कंटेंट. क्या क्या है मेमोरेंडम का? इसमें आता है सबसे पहला नेम क्लॉज. नेम क्लॉज यानी कि कोई भी कंपनी अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो उसको प्राइवेट लिमिटेड लिखना है उसके आगे, या पब्लिक लिमिटेड है तो लिमिटेड वर्ड लिखना है. ये क्यों बोला है? क्योंकि ये सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट, ये जो क्लॉज है ये सेक्शन 8 कंपनीज को नहीं है एप्लीकेबल. तो प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड एंड सेक्शन 8 को एप्लीकेबल नहीं है. तो ये जो चीजें लिखी हुई है वो कहाँ लिखी होती है? आपके मेमोरेंडम में लिखा है. नेम क्लॉज ऑफ योर मेमोरेंडम जो एक्सप्लेन किया है कंपनीज एक्ट ने, उससे उसमें लिखा हुआ है. उसके बाद रजिस्टर ऑफिस क्लॉज होता है. आपका कंपनी का जो भी रजिस्टर ऑफिस है उसका एड्रेस दो. उसके बाद ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है. जो भी कंपनी के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उसमें लिखने होते हैं. ऐसा जरूरी नहीं कि सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं वो सारे के सारे कंपनी परफॉर्म कर रही हो, मे बी एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स भी कंपनी लिख सकती है. उसके बाद होते हैं लाइबिलिटी, अगेन सेम, लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटी एंड अनलिमिटेड होता है. उसके बाद कैपिटल क्लॉज, ऑथोराइज्ड कैपिटल कहाँ लिखा जाता है? मेमोरेंडम के कैपिटल क्लॉज में लिखा जाता है कि मैक्सिमम कितना अमाउंट है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, कितने वैल्यू के है, फेस वैल्यू क्या है, ये सारी चीजें कंपनी की लिखी हुई होती है. एंड एक एसोसिएशन क्लॉज होता है, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट कि हर इंसान को जो भी मतलब एसोसिएशन की इतना, ये मेंबर का नाम है, इतना शेयर है, क्योंकि एसोसिएशन होने के बाद ही तो कंपनी फॉर्म होती है. दैट्स व्हाई एसोसिएशन क्लॉज. ओके. द नेक्स्ट इज, ये सारी चीजें होने के बाद, ये सारी चीजें कहाँ लिखी होती है? आपके मेमोरेंडम में लिखी होती है. अब मेन आता है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस. वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन. दिस इज नथिंग बट बियॉन्ड देयर पावर्स. यानी कि क्या? दिस बेसिकली ये जो है ये डॉक्ट्रिन, ये देखो, हर बाहर वाला डील जब कंपनी के साथ करता है तो उसे पता होना चाहिए कि वो कंपनी के साथ डील कर रहा है. तो उसने पहले ही मेमोरेंडम एंड आर्टिकल पढ़ा है, ऐसे ही हम लोग अज्यूम करके चलने वाले हैं. तो अगर ये डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस जो है बेसिकली ये कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया हुआ है कि अगर ऐसा कोई भी एक्ट कंपनी करती है विच इज बियॉन्ड द पावर ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो क्या होगा? बियॉन्ड पावर ऑफ कंपनीज एक्ट होगा तो क्या होगा? तो इसीलिए आप लोग एक छोटी सी चीज समझो. देखो, एक होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मैंने आपको तभी भी समझाया था. फिर होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड देन होता है कंपनीज एक्ट. ओके. तो अगर कोई भी एक्ट होता है जो मेमोरेंडम के बाहर है, जो कंपनीज के बाहर है, कंपनीज एक्ट के भी बाहर है, ऐसे एक्ट को आप ना रेटिफाई कर सकते हो और ना ही आप वो दैट विल बी कंप्लीटली अल्ट्रा वायरस, दैट विल बी वॉइड एंड नल एंड वॉइड. तो ऐसे एक्ट्स आप बाद में भी रेटिफाई नहीं कर सकते. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कंपनीज एक्ट सेक्शन 180 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 टॉक्स अबाउट कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितना कैपिटल जो कितना अमाउंट जो है वो एज अ लोन बोरो कर सकते हैं. तो अगर उसके बियॉन्ड ही कंपनी ने बोरो कर लिया, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसके बियॉन्ड बोरो कर लिया, तो वो कंपनी एक्ट के भी बियॉन्ड चले गया, तो दैट विल बी अल्ट्रा वायरस टू द कंपनीज एक्ट ऑल्सो. तो फिर ऐसे जो एक्ट्स होंगे वो अल्ट्रा वायरस एक्ट माने जाएंगे और वो एक्ट्स आप रेटिफाई नहीं कर सकते. ये क्लियरली लिखा हुआ है. तो अल्ट्रा वायरस इज नथिंग बट योर बियॉन्ड पावर. अगर बाहर वाला कोई भी होता है जो आपके साथ बियॉन्ड पावर डील करता है तो उसमें कंपनी को प्रोटेक्ट किया जाएगा, क्योंकि हम अज्यूम करके चलेंगे कि वो देख के आया था. ठीक है, उसने वो बाहर वाला पूरा मेमोरेंडम आर्टिकल देख के आया हुआ था. इसके लिए बहुत फेमस केस लॉ है एशबेरी रेलवे कैरेज एंड आयन कंपनी लिमिटेड, जिसमें क्या हुआ था, ये पूरा जनरल कॉन्ट्रैक्ट जो शब्द था वो उस पर पूरा गेम हुआ था. क्या हुआ था कि एक्चुअल में कंपनी का जो बिजनेस था दैट वाज मोर ऑफ अ रेलवे कैरेज वैगन्स को बनाना, माइंस परचेस सेल करना या ऐसे रिलेटेड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मतलब वो बेसिकली रेलवे ट्रैक से रिलेटेड चीजें थी. अचानक से उन्होंने जनरल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया फॉर फाइनेंसिंग ऑफ दैट रेलवे.
तो फाइनेंसिंग ऑफ द रेलवे का अगर ऐसा कोई भी मतलब फाइनेंसिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेलवे लाइन, अगर ऐसा कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो, और अगर आप बोलते हो कि वो जनरल क्लॉज में, जनरल कॉन्ट्रैक्ट में हम इंक्लूड करेंगे तो दैट वोंट बी अलाउड. जनरल कॉन्ट्रैक्ट शुड बी, ये जो वर्ड है दैट वर्ड इज एसोसिएटेड विद द, जो भी वो पर्टिकुलर उसके ऑब्जेक्टिव्स है उस कंपनी से, उससे रिलेटेड है. सो दैट्स वाई आप जनरल कॉन्ट्रैक्ट, जनरल शब्द में आप कुछ भी नहीं इंक्लूड कर सकते. दैट्स वाई लिखा हुआ है देन अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट कैन नेवर बी मेड बाइंडिंग बाय द कंपनी ऑन द कंपनी. इट कैन नॉट बी इंट्रा वायरस बाय द रीजन ऑफ एस्टॉपल, एक्विजिशंस, लैप्स ऑफ टाइम, डिले एंड और रैटिफिकेशन. बाद में आप उसको कुछ नहीं कर सकते, अल्ट्रा वायरस हो चुका है, बियॉन्ड है, खत्म हो गई बात. तो अगर मुझे सम अप करना है, ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे. क्या क्या? व्हेन एन एक्ट इज परफॉर्म्ड विच दो लीगल इन इटसेल्फ इज नॉट अथोराइज्ड बाय द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम of the or by the statute, it should be said to be ultra virus and hence null and void. क्या कहा था मैंने आपको? null and void होगा. उसके बाद an act which is ultra virus, the company cannot ratified even by the unanimous consent of all the shareholders. Unanimous is nothing but 100% मतलब सहमति से 100% लोगों, शेयर होल्डर्स ने हाँ बोलने के बाद भी अगर आप ऐसा रेजोल्यूशन भी पास करते हो तभी भी फर्क नहीं पड़ता. एंड एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस द डायरेक्टर्स बट द इंट्रा वायरस टू द कंपनी. ध्यान रखना, ये जो अल्ट्रा वायरस एक्ट है ये अल्ट्रा वायरस डायरेक्टर्स का है, बट इंट्रा वायरस टू द कंपनी कैन बी रैटिफाइड बाय द मेंबर्स बाय पासिंग अ जनरल स्पेशल resolution in a general meeting. If an act is ultra virus to the article, it can be ratified by passing a special resolution. मतलब क्या कि अगर ऐसा है कि डायरेक्टर्स के पावर के बियॉन्ड अगर आप कुछ कर रहे हो, यानी कि मेमोरेंडम में सपोज मान लो, देखो एक एक्ट है कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड है, यानी कि सेक्शन 180 ऑफ जो कंपनीज एक्ट का है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का लिखा है उन्होंने 20% से ज़्यादा वो जो भी है, मतलब उस पर कैलकुलेशन है पेड अप कैपिटल का, तो वो जो भी है उसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकते बोरो करने के लिए. लेकिन अगर आप चले गए तो फिर वो कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड चला गया तो फिर वो रेक्टिफाई नहीं होगा. लेकिन मेमोरेंडम में लिखा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो 10% के टोटल पेड अप शेयर कैपिटल के 10% के बियॉन्ड बोरो नहीं कर सकते. बट अज्यूम करो कि जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन्होंने 15% कर लिया तो वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर चला गया. तो ऐसे सिचुएशन में अगर वो ऐसा पॉसिबल, अगर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किया हुआ एक्ट होगा, अल्ट्रा वायरस टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा, तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या माना जाएगा? तो ऐसे सिचुएशन में हम उसको रैटिफाई करेंगे. ठीक है, कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड गया तो रैटिफिकेशन नहीं. अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कोई एक्ट किया है जो मेमोरेंडम के बियॉन्ड जरूर हो, लेकिन हम उसको रैटिफाई कर सकते हैं, उसको इंट्रा वायरस बना सकते हैं. बट कौन बनाएगा? वो बनाएंगे मेंबर्स ऑफ द कंपनी बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन. एंड अगर आर्टिकल्स में भी कुछ ऐसा हुआ है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप कर सकते हो. हाउएवर द डिसएडवांटेज ऑफ दिस doctrine outweigh its main advantage, namely to provide the protection to the shareholders and creditors. मतलब हम कंपनी को प्रोटेक्शन देंगे. although it may be useful to the members restraining the activities of the directors, it is only nuisance in so far as it prevents the company changing activity direction. ये ठीक है, डिफेक्ट करने के लिए नहीं है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में एक तो एशबेरी का केस है. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज नथिंग बट कि कंपनी एंड उसके जो मेंबर्स है वो कैसे अंदर काम करने वाले हैं, उनसे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन. तो इसीलिए आर्टिकल्स में सारी चीजें लिखी जाएंगी, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, कैसे कंपनी काम करेंगी. दिस इज ऑल्सो फंडामेंटल और अ पब्लिक डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी. ये काइंड ऑफ अ मेमोरेंडम से थोड़ा सा छोटा अथॉरिटी रखता है, बट येस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कोई भी कंपनी का. इसमें सारे रेगुलेशन लिखे होते हैं, मैटर्स लिखे होते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट इस पे जो क्वेश्चन आ सकता है दैट इज रिलेटेड टू एंट्रेंचमेंट प्रोविजन. अगर आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इंक्लूडिंग एंट्रेंचमेंट प्रोविजन है, इसका मतलब आपके इसमें आपने ये लिखा है कि देखो कोई भी डिसीजन अगर कंपनी को लेना है तो मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स कैन टेक बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, जनरल रेजोल्यूशन, जो भी रेजोल्यूशन पास करके वो ले सकते हैं. बट इफ दैट पर्टिकुलर डिसीजन इज अगेंस्ट और दी राइट्स हैम्पर कर रहे होंगे माइनॉरिटी के, तो इसीलिए एक कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में एक एंट्रेंचमेंट प्रोविजन ला सकता है. यानी कि उसमें वो ये लिखेंगे कि कंपनी जो है वो माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ डिसीजंस जो होंगे उसमें रिस्पेक्टिव ऑफ मेजॉरिटीज डिसीजन
माइनॉरिटी का अगर कंसेंट होगा तो ही वो एक्ट्स कंपनी कर सकती है। इसके लिए मैंने बहुत डिटेल में आपको एक डायग्रामेटिक फॉर्म में एक चीज़ें लिख के बताई थी रेगुलर लेक्चर्स में। सो आई वोंट बी फोकसिंग ऑन दैट, बट आई होप आपको समझ गया। एंट्रेंचमेंट प्रोविजन इज नथिंग बट माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्लॉज डाल रहे हो इन योर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। जैसे हमने ऊपर ABCDE टेबल देखा था मेमोरेंडम के, वैसे ही यहाँ पे है EFGHI। एंड उसके बाद आपको आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम का डिस्टिंग्विश पूछ सकते हैं एग्जाम में। सो यू कैन गो थ्रू, वेरी सिंपल है, आप रीड करके भी ये चीज़ समझ सकते हो। अब जो नेक्स्ट है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है ये। जो डॉक्ट्रिन है ये आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करने के लिए लिया गया है। मतलब क्या, जो कोई कंस्ट्रक्टिव नोटिस यानी कि नथिंग बट जो कंपनी को प्रोटेक्ट करता है, जिसमें वेदर द पर्सन रीड्स द डॉक्यूमेंट और नॉट, इट इज प्रिज्यूम्ड दैट वो परफेक्टली नॉलेज लेके आया है मेमोरेंडम आर्टिकल्स का, ये हम प्रिज्यूम करके चलेंगे। he is not only presumed to have read the documents but also understood them in the true perspective, and every person dealing with the company not only has the constructive notice of memorandum and article but also related documents का भी उसको ज्ञान है, ऐसा हम अज्यूम करेंगे। ये कौन बोलता है? कंस्ट्रक्टिव नोटिस। और अल्ट्रा वायरस में जो बोला है वही कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी बोलता है। बट ये जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस है उसका एक्सेप्शन इज इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है। द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज अ एक्सेप्शन टू द कंस्ट्रक्टिव नोटिस। मतलब कंस्ट्रक्टिव नोटिस में कंपनी को प्रोटेक्ट कर रहा है, इंडोर मैनेजमेंट में कंपनी को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। व्हाई? बिकॉज इट्स अ एक्सेप्शन टू द मेमोरेंडम ऑफ आपका कंस्ट्रक्टिव नोटिस, यानी कि वी आर प्रोटेक्टिंग आउटसाइडर्स इन दिस केस। तो इसमें बहुत ही अच्छा एक केस लॉ था जो हुआ था, टुर्कवैंड रूल जिसे बोला जाता है, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टुर्कवैंड का। ये एग्जाम में लिखना ज़रूरी है। ये रॉयल ब्रिटिश बैंक का केस लॉ लिखना, ये नाम आना ही आप समझ लेना आपको हाफ मार्क एक्स्ट्रा, 1 मार्क एक्स्ट्रा ज़रूर देगा। तो ये पर्टिकुलर जो डॉक्ट्रिन है इंडोर मैनेजमेंट का, उसमें आउटसाइडर को जब आप प्रोटेक्ट कर रहे हो उस टाइम पे आपने ये ध्यान रखना है कि ये रूल जो भी आपका जो केस लॉ है ये आप डिटेल में रीड कर लेना अच्छे से, क्योंकि मैं ऐसे मतलब डिटेल में अभी इस वक्त रिवीजन में रीड नहीं कर सकती। सो यू जस्ट रीड इट वंस इन डिटेल। बट ये जो इंडोर मैनेजमेंट है उसके वापस से एक्सेप्शन दिए। मतलब समझो, पहले था डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस एंड कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, बहुत ध्यान से मैं सम अप कर रही हूँ। आप अब डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस एंड कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज वन एंड द सेम, जहां पे कंपनीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसका एक्सेप्शन इज इंडोर मैनेजमेंट, दैट मींस आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करेंगे। एंड इस इंडोर मैनेजमेंट का वापस से एक्सेप्शन, यानी कि वापस से हम किसको प्रोटेक्ट करेंगे? कंपनीज को प्रोटेक्ट करेंगे। यानी कि क्या, कि अगर ऐसा सिचुएशन है जहां पे बाहर वाले को ऑलरेडी कंपनी में क्या इरेगुलरिटी हो रही थी, एक्चुअल हो, कंस्ट्रक्टिव नॉलेज हो, कैसा भी हो, बट उसे पता था कि अंदर कुछ तो गड़बड़ है, तो अगर कोई भी तरीके का इरेगुलरिटी के बारे में उसको सस्पिशन भी होगा या तो उसको पता भी होगा, अगर फिर भी उसके बावजूद भी अगर वो डील करता है कंपनी के साथ, तो कंपनी को प्रोटेक्ट किया जाएगा और आउटसाइडर को लायबल किया जाएगा। वो उस सिचुएशंस में देखो, ये एक केस लॉ हुआ था हॉर्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, ठीक है। तो ये केस लॉ लिख देना, ये नई नाम आया तो भी चलेगा, ये नाम जरूर लिखना आप, पेटेंट आइवरी का। उसके बाद आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशो एंड कंपनी का नाम आया तो भी ठीक है। टर्कवैंड रूल ये लिखना ज़रूरी है जब भी आप कंपनीज को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हो। उसके बाद ये तो दूसरा हो गया इरेगुलरिटी, एंड थर्ड वाज फॉर्जरी। मतलब अब इसमें क्या हुआ था, बट अंडरस्टैंड फॉर्जरी इज अगेन, ये हम यहाँ पे थे इंडोर मैनेजमेंट में, अब फॉर्जरी इज द एक्सेप्शन टू द एक्सेप्शंस ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। मतलब इन दिस केस ये जो फॉर्जरी वाला केस होता है इसमें हम आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करेंगे। इन शॉर्ट उनको क्या बोलना है कि बाहर वाला सपोज मान लो बाहर वाले ने सारे मेमोरेंडम आर्टिकल्स देख लिए, बट उसमें लिखा था कि साइन होना चाहिए, 3 लोगों का होना चाहिए, एक मैनेजिंग डायरेक्टर का होना चाहिए, एक नॉर्मल डायरेक्टर का होना चाहिए, एक सेक्रेटरी का होना चाहिए, ऐसा उसने लिखा था। अब जो सिग्नेचर है वही अगर फॉर्ज है, अब बाहर वालों को थोड़ी पता है कि जो सिग्नेचर है वो फॉर्ज्ड है, वो तो बस देखेगा सिग्नेचर है या नहीं है, बात खत्म हो गई। तो ऐसे सिचुएशंस में
अगर ऐसा है कि तुमने मतलब फॉर्ज करके सिग्नेचर दिया है तो आउटसाइडर को प्रोटेक्ट किया जाएगा, ना कि कंपनी को। सो अंडरस्टैंड, दिस इज द एंटायर समरी। एक बार ये आप जरूर पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ना, इंडोर मैनेजमेंट, अल्ट्रा वायरस मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। तो इसी के साथ हमारा जो रिविजन है अबाउट कंपनीज एक्ट, वी आर कंप्लीटिंग विद दैट विद इन ऑलमोस्ट 1 and 20 minutes मैक्स। आई ट्राइड 1 and नॉट इवन 15 मिनट्स, सवा घंटे में वी ट्राइड कि पूरा रिवीजन कवर हो। अलग से एक सेशन में ले लूँगी जिसमें आपको क्वेश्चन कैसे आंसर करने हैं, कंपनीज एक्ट पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होगी। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट।